हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है सानिक्स पर। जैसा कि आपको पता है कि हम घटना चक्र की सीरीज़ को कर रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू का संकलन है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उससे संबंधित आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं, और दूसरा क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो टीजीटी, पीजीटी और जितने भी हिंदी साहित्य से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम, उनमें पूछे गए प्रश्नों के संकलन को हम पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। ये कथन किसका है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतिवृत्ति लिखा मिले तो हम क्या लगा देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल माना है। तो ये किसने माना है, ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये हमने कल भी देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल माना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम जान लेते हैं कि जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, जो कि आदिकाल है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग हिंदी साहित्य विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिया है। तो सबसे पहले हमने जब जॉर्ज गियर्सन के बारे में पढ़ा था, तो जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। क्या कहा है, चारण काल। उसके बाद नेक्स्ट याद रखेंगे कि जो मिश्र बंधु हैं, मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल माना है। देखिए, साथ साथ याद करने की कोशिश करिए। जॉर्ज गियर्सन ने क्या माना था, चारण काल, जिसमें हमने एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था कि जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 12 कालखंडों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले जिसमें चारण काल था, तो चारण काल को ही आदिकाल माना जाता है। उसके बाद मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, साथ ही साथ याद कर लेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है। राहुल शंकरात्यायन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिद्ध सामंत युग, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बपन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाली कहा है। साथ ही राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल या संधि काल कहा है, और मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल माना है। ये अच्छे से याद कर लेंगे, ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। चारण काल किसने कहा है, जॉर्ज गियर्सन ने। तो विकल्प प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्ज गियर्सन, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन के आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। देखिए, कितना आसान हो गया। उस एक टेबल को याद करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है, मोहन अवस्थी ने। किसने कहा है, मोहन अवस्थी, यानी कि 4 का आंसर विकल्प सी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि आदिकाल को चारण काल ये हो गया, किसने कहा है, राम कुमार वर्मा ने। देखिए, राम कुमार वर्मा ने भी हमने पढ़ा था कि राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल कहा है। अब देखिए, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो ये वही सब क्वेश्चंस हैं, आप उस टेबल को देख लीजिएगा। इनको हम बार बार कराने से कोई मतलब नहीं है, आप उस टेबल को अच्छे से याद करिए। ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। प्रश्न संख्या 10, 11 देख रहे हो आप, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है। ये सब हो गया। आगे नेक्स्ट, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। तो आपको पता है कि वीरगाथा काल भी है, चारण काल भी है, सिद्ध सामंत युग भी है, लेकिन गद्य काल इसका आदिकाल का नाम नहीं है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये हो गया, अगर ठीक है ये क्वेश्चन। हाँ,
ये वाला क्वेश्चन नया है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। देखिए कल मैंने आपको जब पढ़ा रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहाँ पे काफ़ी सारी पुस्तकें आई थी और उनके लेखक, तो आपने वो नोट्स बनाया होगा, उसी नोट्स में ऐड कर लेंगे कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है वो गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोरखनाथ का समय 11वीं सदी किसने माना है। जो गोरखनाथ हैं उनका समय 11वीं सदी किसने माना है, ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने माना है। तो इसका विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग करना है कि किस विद्वान ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है। आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल दिया है, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल दिया है और आदिकाल दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग। इस प्रकार से ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप उस टेबल को प्लीज़, मैं बोल रही हूँ बार बार पूछा जाता क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विकल्प सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईसा पूर्व से माना है। इसको नोट कर लेना अगर आपका गलत हुआ हो तो। इसका समय कितना माना है, 693 ईसा पूर्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म से जुड़े हुए, देखिए बुद्ध धर्म की जो भाषा थी ना, बुद्ध धर्म के साहित्य की भाषा वह पाली थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास के प्रश्नों में भी समाहित रहता है, तो इसको देख लेंगे और अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 23 के निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो प्रश्न संख्या जो 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या आंसर हो जाएगा इसका, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24 कि अपभ्रंश प्रभावित, ये सेम क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन कि शालिभद्र सूरी के रचनाकार कौन है, भरतेश्वर बाहुबली रास। बाहुबली रास याद रखेंगे जो कि शालिभद्र सूरी की, ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। अगला क्वेश्चन कि पंच पांडव चरित रास ये किसने लिखी है, पंच पांडव चरित रास। तो इसका राइट आंसर भी शालिभद्र सूरी हो जाएगा। तो शालिभद्र सूरी की ये दोनों रचनाएं आप नोट कर लेना, पहली भरतेश्वर बाहुबली रास और दूसरी ये पंच पांडव चरित रास। अगला क्वेश्चन 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। देखिए 11वीं शताब्दी में जो लोक भाषा काव्य लिखा गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोला मारूरा दोहा, जिसमें ढोला के पिता कौन हैं पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। तो देखिए जो अपभ्रंश शब्द है इसका उल्लेख सबसे पहले पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, पतंजलि ने। प्रश्न संख्या 28 का विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपभट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है। तो जो अपभट्ट भाषा है ना, ये ग्रामीण अपभ्रंश हुआ करती थी। क्या होती थी, ग्रामीण अपभ्रंश। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 30 कि अपभट्ट में शिक्षा, जो शिक्षा शब्द है इसका कौन सा रूप मिलता है। तो अपभट्ट में शिक्षा को सिक्खा लिखा जाता, आधा का और खा, ये तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चार्या गीत और दोहा कोश की रचना, चार्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सरहप्पा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न संख्या 32 के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। योगिनी का नहीं, योगी का है। तो इसका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा पुतलिपा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है। देखिए ऐसे प्रश्न ज़्यादातर विवादास्पद होते हैं, लेकिन जो सर्वमत होता है उसको हम मान लेते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि है वो सरहपाद को बोला गया है, जिन्हें शरप्पा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगले क्वेश्चन को जानने से पहले हम जान लेते हैं। देखिए अगर स्पेशल नाम दे के पूछा जाए कि गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि किसको माना है, तो शालिवर्धी सूरी को माना है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। लेकिन वैसे सर्वमत क्या है, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। अब शालिवर्धी सूरी, ये यहीं से देखिए क्वेश्चन बना कि शालिवर्धी सूरी को प्रथम कवि किसने माना है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि सिद्धों के प्रथम कवि हम पढ़ चुके सरप्पा, सर्वप्रथम सरप्पा, ये भी हो गया। सबसे पुराने कौन होंगे, सरप्पा। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो देखिए राहुल शंकराचार्य ने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। और गणपति चंद्र गुप्त ने किसे माना था, अभी हमने ऊपर देखा था कि शालिवर्धी सूरी को। उसके बाद अगला प्रश्न ये हो गया है 40, ये भी हो गया। प्रथम कवि हम याद रखेंगे सरप्पा हो जाएगा, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। स्वयंभू का अभी हम देख चुके हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। उसके बाद सहजयान के प्रवर्तक, देखिए जो सरहप्पा है जिन्हें हिंदी का पहला कवि माना गया है, ये सहजयान के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन कि रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं, तो कौन से कथन सही हैं, विकल्प एक और 3। वज्रयान में आकार महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो ये दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। देखिए चौथा विकल्प भी देख लेते हैं कि सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है, ऐसा नहीं है, सिद्धों की वानियाँ हैं वो सांकेतिक हैं। तो विकल्प इस प्रकार से विकल्प डी इसका रॉन्ग हो गया था। अब देखिए सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ तथ्य हैं, ये देख लेते हैं कि सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ है। और सबसे पुराने सिद्ध कौन है, सरप्पा। सिद्धों की कुल संख्या कितनी है, 84। इनकी भाषा को क्या कहते हैं, संधा भाषा, और इसमें केवल सांकेतिक शब्द प्रयोग होते हैं, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखेंगे। 84 सिद्धों की परंपरा का आरंभ किस सिद्ध से हुआ, आपको पता है पहले सिद्ध जो थे वो सरहप्पा थे, ठीक है, सरहप्पा। उसके बाद सिद्धों के बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। देखिए हमने अभी भी देखा कि इनकी भाषा क्या है, याद रखना है, इनको इसको नोट कर लेना कि सिद्ध डाल के ऐसे हेडिंग नोट कर लेना कि भाषा है संधा भाषा, और बौद्ध धर्म के वज्रयान से इसका उद्भव हुआ है। रचनाएं दोहा कोश और चर्यापद और श्री पर्वत इसका प्रधान केंद्र रहा है। इस सिद्धांत चर्चा के ग्रंथ हैं साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजू, श्री मूलकल्प, और सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान वेंडवेल, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल शंकराचार्य और मोहम्मद शहीदुल्लाह। अगला क्वेश्चन कि पुष्य या पुण्य को, जो पुष्य हैं उनको हिंदी का पहला कवि, देखिए आप एक लिस्ट बना लेना, ऐसे बना लेना, हिंदी का पहला कवि, और एक साइड लिख लेना मानने वाले विद्वान, ठीक है, ऐसे करके बना लेना। तो पुष्य को शिव सिंह सेंगर ने प्रथम हिंदी का प्रथम कवि माना है, वो शिव सिंह सेंगर ने माना है। अगला क्वेश्चन कि ये हम देख चुके हैं सबसे पुराने सिद्ध कौन हो जाएंगे, सरहप्पा, ठीक है, सबसे पुराने। और नाथ, जो नाथ होते हैं वो मच्छिंद्र नाथ हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन में एरर है, अलग अलग विकल्प होना चाहिए था कि जो सिद्ध हैं वो तो सरहप्पा हैं, लेकिन जो नाथ हैं सबसे पुराने वो मच्छिंद्र नाथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। क्या स्टेटमेंट है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तथ्य कथन है, विकल्प डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 48 कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 49 कि प्रकृताभास हिंदी से क्या आशय है, प्रकृताभास का मतलब यहाँ हो जाएगा विकल्प डी, अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन नंबर 50
कि 10वीं और 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? 10वीं से 14वीं शताब्दी कितनी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 50 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कि पुरानी हिंदी, हमने देख लिया कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा? विकल्प बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? एक तो इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है गुलेरी जी ने, और इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको स्वीकारा है? राजा मुंज को। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कुछ लाइनें हैं कि पहली तावन अनुहरई गोरी मोहकम लस अच्छिन्नी पुनि उन्नमयी पडिप यली चंदस। यह जो पंक्ति हैं वो किस कवि की है? देखिए इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये हेमचंद की पंक्तियां हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेमचंद की कुछ और काव्य पंक्तियां हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है कि भला हुआ जो मारिया बहड़ी हमारा कंत। दूसरी है रे मड़ करस की आलड़ी बिसिया अच्छो दूर। तीसरी पंक्ति है आवही जमही अन्नही वि गोरिशु दिज्जही कंत। अगली पंक्ति है सिर जरखंडी लो अड़ी गल मडियड़ा ना 20। तो ऐसे करके याद रख लेंगे, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ने से पहले हम अपभ्रंश भाषा के बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। देखिए भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने किया था। किसने किया था? चंड ने। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अड़ाड़ा भाषा कहा है। क्या कहा है? अड़ाड़ा भाषा, क्योंकि इसमें अड़ाड़ा की सब वो जो वर्ड है उसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है। और आचार्य दंडी ने अपभ्रंश को आभीर भाषा कहा है। आभीर भाषा किसने कहा है? आचार्य दंडी ने। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या जो है 56 ये जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि, हम देख चुके हैं स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हाँ, अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन हो जाएगा? स्वयंभू। ये भी हो गया, ये हो गया 58। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? देखिए स्वयंभू की जो रचना है वो पयुम चरऊ है, इसको याद रखेंगे। पयुम चरऊ, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पयुम चरऊ ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, ऐसा किसने लिखा है? तो ये लिखा है पयम चरऊ ने, स्वयंभू ने। अगला प्रश्न संख्या 61, प्रश्न संख्या 61 क्या है कि स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? स्वयंभू का रामायण जो है उसको सबसे पुराना उत्तम काव्य राहुल सांकृत्यायन ने माना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न के ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो जो लौकिक चरित काव्य है वो भविष्यत कहा को माना जाता है, यानी कि विकल्प ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अपभ्रंश का भवभूति। अपभ्रंश का भवभूति किसको माना जाता है? पुष्पदंत को। देखिए दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का भवभूति तो वो तो पुष्पदंत को माना जाता है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि वो स्वयंभू को माना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पुष्पदंत की रचना नहीं है, आपको पता है पयम चरऊ नहीं है क्योंकि ये स्वयंभू की रचना है। बाकी की 3 रचनाएं याद रखेंगे, महापुराण, जसहर चरऊ, जय कुमार चरऊ, ये किसकी रचना है? पुष्पदंत की। आगे कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? देखिए पयम चरऊ आपको पता है, रिठ्ठे नेम चरऊ पता है। महापुराण जो है वो स्वयंभू की रचना नहीं है, विकल्प डी। तो महापुराण की रचनाकार कौन है? महापुराण किसकी रचना है? पुष्यदंत की। इन दोनों की रचना आप इस जगह नोट कर लें और इनको याद कर लें, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि अमीर खुसरो को किस नाम से और जाना जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, तोताए हिंद और तूतिए हिंद यहाँ दोनों दिया गया है, तो तूतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। मैंने भी जल्दबाजी में गलत कर दिया, याद रखेंगे तूतिए हिंद। मतलब ऐसा है, तोताए हिंद और तूतिए हिंद दोनों ऑप्शन में हैं, तो ज़्यादा सही है तूतिए हिंद, तो तूतिए हिंद याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। कौन सी भाषा? हिंदवी। हिंदवी याद रखेंगे, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का। किसका कथन है? अमीर खुसरो। याद रखेंगे यह कथन अमीर खुसरो। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 70 कि खुसरो की रचना खलिकवारी वस्तुतः है। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, ये सारे विकल्प गलत हैं, तो विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अमीर खुसरो की रचना खलिकवारी वस्तुतः कोश ग्रंथ है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के शब्द हैं। कौन कौन सी भाषा? अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी। इसमें 237 शब्द अरबी के हैं, 475 हिंदी के हैं, 482। इतना डिटेल में खैर कोई नहीं पूछेगा, बस हमें ये याद रखना है कि ये जो खलिकवारी है वो खुसरो की रचना है और ये पर्यायवाची कोश है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन किसने किया था। तो ये अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद एक और प्रश्न है कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम, मुकरियाँ आपने पढ़ी होंगी खुसरो की मुकरियाँ, तो ये किसको जाता है? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न कि आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि, आदिकाल के जो अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं वो अमीर खुसरो माने जाते हैं, और इन्होंने ही सर्वप्रथम खड़ी बोली का यूज़ किया अपने काव्य में, और इन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ अमीर खुसरो ने लिखी हैं। अमीर खुसरो जो हैं इनका जन्म 1253 में काशगंज में हुआ था, पटियाली नामक गांव में। तो ये तथ्य भी याद रखेंगे। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य हो सकता है पहेलियाँ और मुकरियों का? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 75 कि आदिकाल, ये पता है आपको, आदिकाल में पहेलियाँ और मुकरियाँ मतलब आदिकाल के अंतिम समय में अमीर खुसरो ने लिखी थी, है ना। जी हाल मिस्किन मुकुम तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ, ये लाइन किसकी है? देखिए ये अमीर खुसरो की लाइन है और इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन के ये अमीर खुसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हम पढ़ ही चुके हैं, आप लोग एक बार यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित हैं, ठीक है, अमीर खुसरो। अब वो एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और जब बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आती है तो उस वाली पंक्ति पर ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसको हमें स्किप करना ही नहीं है। तो खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। मतलब खुसरो और कबीर की उन्होंने तुलना की है। इसका विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठाएं ठाएं ठाएं, जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आए तो हमें उन्हें 21 तोपों की सलामी देनी है। और ये क्योंकि हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, आप सबको पता ही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 79 के शिलांकित कृति, शिलांकित किसकी कृति है? तो जो शिलांकित कृति है वो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो राउलवेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राउलवेल, यानी कि विकल्प भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 80, राउलवेल की रचना है, ये हमने पढ़ लिया कि राउलवेल की रचना है शिलांकिती। अब अगला क्वेश्चन कि राउलवेल किस तरह की रचना है? राउलवेल किस तरह की रचना है? तो गद्य, ये जो राउलवेल है ना, राउलवेल ये शिलांकित है, और जो इसके रचयिता हैं रोड़ा हैं, राउलवेल के रचयिता रोड़ा हैं, इसको याद रखेंगे। रोड़ा राउलवेल। वही चंपू काव्य मिश्र, जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित होते हैं, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न कि कलचुरी राजा की 7 नायिकाओं की नखशिख वर्णन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नखशिख वर्णन का ग्रंथ कौन सा है? राउरवेल। क्या ग्रंथ है? राउरवेल, जो कि शिलांकित कृति है, चंपू काव्य है, और रोड़ा इसके लेखक हैं।
अगला क्वेश्चन है कि कुवलय माला कथा के लेखक, कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी। कौन है? उद्योतन सूरी। तो उद्योतन सूरी को याद रखेंगे, जो कि कुवलय माला कथा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? कौन? उक्तयुक्त प्रकरण। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 84। ये भी हो गया, युक्त युक्त प्रकरण व्याकरण है। ठीक है, ये सब हो गया। युक्त युक्त प्रकरण के लेखक हमने नहीं देखे शायद, तो ये दामोदर शर्मा हो जाएंगे। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। युक्त युक्त प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। अगला क्वेश्चन कि व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो विकल्प सी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न कि आदिकाल की भाषा क्या है? तो ये डिंगल पिंगल हो जाएगा, जो कि आदिकाल की भाषा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य। ठीक है, तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है, रासो साहित्य। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम कुछ और तथ्य जान लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक मिनट। कि सिद्ध साहित्य के इतिहास में हमने पढ़ा था कि 84 सिद्ध हुए हैं, जिसमें सबसे पहले सरहप्पा हैं, उसके बाद सवरपा, लुइपा, विरूपा, डोम्भिपा, कण्हप्पा, कुक्कुरिप्पा आदि कवि सिद्ध हैं। नाथपंथी योगी अलग जगाते हैं। नाथपंथी जिन ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग संबंधी ग्रंथ घेरंड संहिता और शिव संहिता है। गोरखनाथ द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हठयोग, गोरक्षनाथ, ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प, ये गोरखनाथ की कृतियां हैं। ठीक है, और जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। हमने पढ़ा था जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में मिलते हैं, और जैन साहित्य याद रखेंगे प्राकृत और संस्कृत भाषा में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 12। ठीक है, तो ऐसे करके इनको याद रखेंगे। अब देखिए 84 सिद्धों में शामिल नहीं है, तो कौन नहीं है? सारंगधर। सारंगधर 84 सिद्धों में शामिल नहीं है। देखिए पा जिनमें लगा होता है ना, उनको याद रख लेंगे, वो ज़्यादातर सिद्ध साहित्य ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सिद्धों की संख्या हमने पढ़ लिया 84 है। अब प्रश्न संख्या 91 कि आदिकाल के किस प्रकार का, आदिकाल में ना किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में आप बताइए, विकल्प पढ़िए अच्छे से और बताइए कि आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था। तो देखिए जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का वर्णन किया जा रहा है और अतिरंजित वर्णन किया जा रहा है। मतलब कुछ भी वर्णन किए जा रहे हैं आदिकाल के बारे में, राजाओं के बारे में लिखे जा रहे, उनकी महिमा का मंडन किए जा रहे। तो ये आदिकाल की विशेषता है। अगला प्रश्न कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? आपको पता है रासो ग्रंथ आदिकाल में लिखे गए हैं, और आदिकाल की भाषा क्या है? डिंगल पिंगल। तो ये भी डिंगल पिंगल हो जाएगा, है ना। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की वाणियों की भाषा है? तो सिद्धों की वाणियों की जो भाषा है वो संध्या भाषा है। संध्या भाषा याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 94 कि इनको ना इन ग्रंथों को हमें श्रेणीवार लगाना है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन टफ लग सकता है, लेकिन देखो अभी हम इसको याद कर लेंगे और ये क्वेश्चन फिर कभी गलत नहीं होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी पहले आता ना, ABCD, तो बी से बीसल देव रासो याद रख लेंगे। फिर पी बाद में आता, तो ऐसे BPH है ना, BPH, और ये KH बाद में खुमार, BPHK। ठीक है, BP होता ना ब्लड प्रेशर, तो उससे याद रख लेंगे BPHK, ब्लड प्रेशर हाई करो, ऐसे करके याद रख लेंगे। ठीक है, याद करने के लिए है, कैसे भी याद होना चाहिए, तो एक मैंने कोशिश की है याद हो जाए कि BP बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, फिर H हमीर रासो, K फॉर खुमान रासो। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 95 है कि वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? देखिए रासो विषय में किस विषय का वर्णन नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कृष्ण लीला का प्रतिपादन, यहाँ ये सब नहीं आएगा। यहाँ पे तो वो आता था ना युद्ध वगैरह और वो वीरता का वर्णन, आश्रयदाताओं की महिमा मंडन और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं होगा इसमें। अब उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो जो उपदेश रसायन के रचनाकार हैं ये जिनदत्त सूरी हो जाएंगे। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी। देखिए आप बताइएगा, अगर आपको
आदिकाल का शॉर्ट नोट्स चाहिए तो उस पर भी एक लेक्चर बना देंगे, तो उसमें आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण लेखक हैं, कवि हैं या इसकी जो विशेषताएं हैं वो एक साथ मैं बता दूंगी। और ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा एक ही प्रश्न कैसे सेम सेम बार रिपीट होता है, तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 97 की हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को जॉर्ज गियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो जॉर्ज गियर्सन ने क्या नाम दिया है? देखिए जॉर्ज गियर्सन ने नाम 4 अड़काल दिया है, लेकिन यहाँ पे जो समय है ना ये गलत है। 4 अड़काल नाम दिया है, वैसे तो विकल्प सी होना चाहिए, लेकिन समय यहाँ पे थोड़ा गलत है, क्योंकि ये जो तो इस प्रकार से वैसे तो 4 अड़काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, लेकिन समय 640 की आसपास है वो, है ना। तो देख लेना इसको थोड़ा। और अगला प्रश्न कि बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें बीसलदेव रासो में ये आप वो भूल गए, देखिए याद करिए, BPHK है ना, याद रखना है। बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और हमीर रासो और खुमान रासो, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, क्रम पूछा जाता है एग्जाम में लगाने के लिए। अगला प्रश्न कि बीसलदेव रासो के रचनाकार, तो बीसलदेव रासो के रचनाकार आप बताइए कौन है? बीसलदेव रासो की रचना ट्राई कीजिए, बताइए। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नरपति नाहल। क्या हो जाएगा? नरपति नाहल। एक मिनट, हाँ, नरपति नाहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? तो बीसलदेव की जो पत्नी है वो राजमती है। देखिए ऑप्शन देख रहे हैं आप, राजमती, रूपमती, ज्ञानमती, नागमती, राजमती, राज रासो, तो राज की बात होगी, राजा की बात होगी, तो राजमती, ऐसे याद रख लेंगे। अगला प्रश्न कि प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य इसमें से कौन सा है? 101 वाला, तो ये बीसलदेव रासो ही है। ये श्रृंगार काव्य है या प्रेम काव्य? तो बीसलदेव रासो विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 102 के कौन सा कार्य वीर, देखिए वैसे तो सब में वीर रस की प्रधानता है, जैसे कि पृथ्वीराज रासो में वीर रस है, परमाल रासो में वीर रस है, खुमान रासो में, लेकिन बीसलदेव रासो है ना ये श्रृंगार रस से संपन्न है। तो श्रृंगार प्रेम काव्य है ये बीसलदेव रासो, है ना, जिसमें रानी राजमती की कहानी है। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ चला गया? देखिए लव स्टोरी चल रही है बीसलदेव जी की और राजमती जी की, तो बीसलदेव जी रूठ जाते हैं राजमती से, तो रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? उड़ीसा। अपनी रानी से नाराज होकर बीसलदेव जो हैं वो उड़ीसा चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो ये परमाल रासो को आलाखंड के नाम से जाना जाता है, याद रख लेंगे, परमाल रासो में आलाखंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश, हाँ ये ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आला है ना, आला उदल, वो 2 भाई थे, उत्तर प्रदेश में निवास करते थे, तो ये आलाखंड के नाम से जाना जा रहा है किसको? परमाल रासो को। अगला प्रश्न कि आला उदल, देखिए आ गया ना, आला उदल किसके दरबार में हुआ करते थे और किसके चरित्र को वीरगाथात्मक काव्य के रूप में वर्णन किया? तो जगनिक के, है ना, जगनिक की कथा है परमाल रासो में, और ये आलाखंड भी परमाल रासो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद और थोड़े बहुत प्रश्न और रह गए हैं, बस थोड़ी देर और आप पेशेंस रखिएगा, जल्दी हम जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 107 ये आप कर लेंगे। परमाल रासो, आलाखंड का संबंध परमाल रासो से है। परमाल रासो जगनिक ने लिखी है, और आलाउदल ये हो गया परमाल रासो, जगनिक की रचना परमाल रासो, लेकिन देखिए यहाँ आलाखंड ठीक है, ये हो गया। आलाउदल किस राजा के सामंत थे? जगनिक। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन देखिए कि आला और उदल किस राजा के सामंत थे? तो ये परमाल के सामंत थे, ठीक है। किस काल के कवि हैं? जगनिक जो हैं वो किस काल के कवि हैं? आपको पता है, हम आदिकाल की बात कर रहे हैं, तो आदिकाल इसका विकल्प हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है 12 वर्षले कुकर जिये और 13 जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो आला का है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये परमाल रासो में वर्णित है। और ये भाषा देख रहे हो आप, डिंगल पिंगल है ना आदिकाल की भाषा, इस वजह से ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आगे प्रश्न संख्या 114, रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, इसके अलावा इसमें कौन सा और रस मिलता है? आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि जो श्रृंगार रस है उसकी भी प्रधानता रही है, तो जैसे बीसलदेव रासो में हमने पढ़ा था,
उसके बाद पुस्तक जल्लड़ हथ दें चली गज्जन रपकाज, कि जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है। देखिए जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवरदाई की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वो पुस्तक जल्लड़ को दे देते हैं। तो क्या लिखते हैं कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन निरपकाज, और राजा के काज को चले जाते हैं चंद्रवरदाई जी। उसके बाद अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा रासो छंदों का ये बहुत छंदों का अजायब घर, चंद्रवरदाई को कहा जाता छंदों का राजा, छंदों का राजा किसको कहा जाता? चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई की कृति क्या है? पृथ्वीराज रासो, है ना। देख कितने कितने आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं, बट हम क्या है ना पैनिक हो जाते हैं कि कैसे करना है, इनको क्या करना है। अगला क्वेश्चन, हाँ इससे अगला क्वेश्चन जानने से पहले ना हम ना पृथ्वीराज रासो के बारे में जान ले। देखिए पृथ्वीराज रासो ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मूल ग्रंथ को सुख शुभि संवाद के रूप में लिखा है। नरोत्तम दास स्वामी ने इसको मुक्तक काव्य माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने घटनाकोश, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बृहद महाभारत, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास उदय नारायण ने वीर विशाल काव्य माना है। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल में सब प्रबंध काव्य क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो, विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, याद रखेंगे चंद्रवरदाई जी का ये काल है। एक मिनट, हाँ अगला प्रश्न देख लेते हैं। माफ़ी चाहेंगे, वो अलार्म लगा था थोड़ा, मैंने लगाया था तो उस वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम महाकाव्य हमने जान लिया पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 119, रामचंद्र शुक्ल ने, ये हो गया, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। और ये किसको माना है? चंद्रवरदाई को। आप देख लेना, पहला महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ये हो गया, ठीक है। और आपको पता है चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं, और पृथ्वीराज चौहान उनको अपना मित्र भी मानते थे। ये हो गया हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये भी हो गया। एक मिनट, ये भी हो गया। हाँ, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे कि सोमेश्वर जो हैं पृथ्वीराज के पिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखिए यहाँ पे जो भी कृतियाँ हैं उनको हम देख ले रहे हैं। आप पढ़ चुके हो, ये सब कर लोगे आप, आसान है। देखिए आपको पता है पृथ्वीराज रासो हो गया चंद्रवरदाई का। मैं एलिमिनेट करने का तरीका बता रही है आपको, ऑप्शन तो बी का 4 हो गया, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो विकल्प बी राइट आंसर है ना, इजी। तो मिला लो, ए का जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, नरपति नाल, है ना। और बी का तो 4 हो ही गया, सी का 1 हो जाएगा, परमाल रासो जगनिक की है, और खुमार रासो दलपत विजय की है। इस प्रकार से हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लिया। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खुमान रासो, लो सेम क्वेश्चन याद रखो। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। सिख साहित्य, देखिए जैन नाथ सिद्ध ये सब साहित्य हैं, लेकिन सिख साहित्य जैसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है आदिकाल में, ठीक है। तो इसका विकल्प सी राइट आंसर है। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा, जो इंदु याद रखेंगे, नया नाम लग रहा होगा, लेकिन जो दोहा काव्य परंपरा है अपभ्रंश में, वो जो इंदु ने शुरू की थी। उसके बाद वीरगाथा काल की रचना थी भक्तमाल। भक्तमाल कहाँ से आ गया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आदिकाल का नहीं है नागादास, ये सब भक्ति काल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 134 की कौन सी रचना आदिकाल, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल की रचना विद्यापति की पदावली आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना है। बाकी ये रचनाएं आदिकाल की नहीं हैं, ये सब आगे चल के हमें पढ़ने को मिलेंगी। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस, वीर रस प्रमुख है, लेकिन कहीं कहीं हमें श्रृंगार रस की भी प्रधानता मिलती है, जैसे बीसल देव रासो में। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति के पिता का नाम क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। तो विद्यापति के जो पिता हैं वो गणपति ठाकुर हैं, गणपति ठाकुर। यहाँ उमापति ठाकुर देखो दे रखा, ठाकुर तो दे रखा, लेकिन उनके पिता का नाम गणपति ठाकुर है। तो याद रखेंगे विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर। आगे देख लिए प्रश्न संख्या 137, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? 14 ग्रंथों की। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की है। विद्यापति के पद किस भाषा में हैं?
आसान है। मैथिली भाषा में विद्यापति के पद है ना, किस भाषा में? मैथिली भाषा में। तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139, दाना वाक्यावली के लेखक विद्यापति। तो विकल्प ए इसका विद्यापति की भाषा मैथिली है। हमने अभी देखा था कौन सी रचना संपादित नहीं हुई है। देखिए विद्यापति की जो रचनाएं हैं 3, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, इसमें से अभी तक कौन सी रचना जो है वो प्रकाशित नहीं हुई है? तो वो कीर्ति पताका है। कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 142, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये किसने कहा है? मतलब ऐसा उनके बारे में कौन बोल सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं जो बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन के आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत चश्मे सस्ते हो गए हैं। तो ये बोला है, किसने बोला है? ये विद्यापति के बारे में बोला गया है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। मैथिल कोकिल भी विद्यापति को बोला गया है, लेकिन किस रचना के आधार पर? पदावली के, ठीक है, याद रखना है। और मैथिल कोकिल भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है। मैथिल कोकिल किसके आधार पर? पदावली के आधार पर, याद रख लेंगे। ये सब क्वेश्चंस बार बार वही क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं, तो देख लीजिएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, ये किसने कहा है विद्यापति के बारे में? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न संख्या 147, देसिल बना सब जन मिठा, यह किसकी उक्ति है? किसकी हो सकती है ये? अभी आप दिमाग लगाओ किसकी हो सकती है? तो ये विद्यापति जी की है ना। तो विद्यापति की है देसिल बना सब जन मिठा। उसके बाद देसिल बाना, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे की लाइनें और लिखी हैं कि ते तैसन जंपऊ अवहट्टा, ये विद्यापति की हैं। इनमें से अभिनव जयदेव की उपाधि अभिनव जयदेव भी विद्यापति को कहा जाता है। मैथिल कोकिल भी विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति के आश्रित कवि कौन है? विद्यापति के जो आश्रित कवि हैं वो इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा विवादित प्रश्न है, इसको देख लेंगे आप लोग। और कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो जो कंडहप्पा हैं वो पंथी साधक में शामिल नहीं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 152, सरहप्पा लुइपा, हम पढ़ रहे थे कि सब सिद्ध साहित्य हैं, सिद्ध हैं, और कुल कितने सिद्ध हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? देखिए पा हमने बताया था, पा सिद्ध, तो गोपीचंद हो जाएगा इसमें राइट आंसर, है ना। सरप्पा सिद्ध साहित्य। नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ, नाथ पंथ के प्रणेता कौन हो जाएंगे? आदिनाथ। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवनाथों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो नवनाथ हैं उनमें देवसेन सम्मिलित नहीं है, तो ये भी देख लेंगे। नवनाथ ये दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 157 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 157 है कि इनमें से नाथ पंथ से संबंधित कवि, 2 से ज़्यादा ना जड़ वर्ग अर्जुन अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है कि ऊपर में से 1 से अधिक। नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या 9 है। 9 नाथ याद रखेंगे और 84 सिद्ध याद रखेंगे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने नाथों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है। और अलग से पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने, तो उन्होंने भी 9 मानी है। उसके बाद अगला प्रश्न कि नाथ पंथ के प्रवर्तक, अभी हमने पढ़ा था नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोरखनाथ, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, बी और सी दोनों राइट आंसर है इसका। नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ, ठीक है। अगर एक ऑप्शन में होता गोरखनाथ या मत्स्येंद्र एक हो जाता है, यहाँ तो दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं। ऐसे प्रश्न पता नहीं लोग क्यों बनाते हैं, बाद में फिर इन पर विवाद होता जाता है। खैर हमें तो पढ़ना ही है। उसके बाद ये हो गया नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 162, ये सेम क्वेश्चन है। 163 क्वेश्चन कि नाथ संप्रदाय में हठयोग का मतलब है कि हा का अर्थ होता है सूर्य, ठा का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी कि दोनों का योग, सूर्य चंद्रमा का योग हठयोग कहलाता है। हठयोग का उपदेश किसने दिया है? गोरखनाथ ने दिया है। गोरखनाथ जो कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। सिद्धों की साधना में शून्य का जो पूरक तत्व है वो वज्र है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 166 के सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा, सिद्ध कवियों द्वारा जो भाषा प्रयुक्त की गई थी वो संध्या भाषा का प्रयुक्त की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का प्रयन पिंगल भाषा में हुआ। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो अबू सैयद ने किया है। अबू सैयद, विकल्प सी राइट आंसर है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग।
पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन हैं? तो पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वादिराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 170वां प्रश्न है। इसमें देखिए कुछ पंक्तियां हैं और उनके रचनाकार हैं, इनको लगाना है, तो इनको हम देख लेते हैं। और देखिए इसको भी हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है, अभी मैं पढ़ा रही थी कि 12 वर्ष लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार। तो ये जो बी विकल्प है, इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, जगनिक। तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हुआ तो ये गया, ये भी गया, सी में दिख रहा है। एक मिनट, डी और देख लेते हैं। डी तो फिर नीचे कोई है नहीं। ठीक है, उसके बाद बी का 3, तो बी का 3 मिल गया। इसमें हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा क्योंकि डी और ई कंफ्यूजिंग है। उसके बाद पंडिय सल जाड़ई, ये सरहप्पा की है पहली लाइन, ये सरहप्पा की है। 1 का 2 ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लेना। अगला प्रश्न के निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। ठीक है, इसको लोग नोट कर लेना, अलग से पूछे गए हैं क्वेश्चन, आगे पूछे जा सकते हैं इसलिए। आदिकाल के कवि नाभादास भी हैं, आपको पता है, हृदय राम भी हैं। ये सब ये सब भक्तिकाल के कवि हैं, आदिकाल का इसमें कोई कवि नहीं है। आगे चल के हम पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ये कुछ रचनाएं हैं, इनको याद कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो रचनाएं हैं, देखिए प्राकृत जो प्रकाश है वो बररुचि की रचना है। प्राकृत प्रकाश बररुचि की रचना है। श्रावकाचार्य देवसेनी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मृतुंग की रचना है। कुमारपाल प्रतिबोध सोनभद्र सूरी की रचना है। तो ये रचनाएं याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो भी आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो भी पूछे गए हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम भक्तिकाल पर बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसका अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।